पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्पीच। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के हेडक्वार्टर की यात्रा की और अमित शाह ने बिहार की यात्रा की। दोनों ही यात्राएं बेहद महत्वपूर्ण और देश की राजनीति को तय करने वाला। बिहार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागपुर पहुंचे तो जाहिर तौर पर भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी विमर्श हुआ होगा। लेकिन हम बात बिहार की करेंगे, अमित शाह की यात्रा की करेंगे। अमित शाह जब शनिवार की शाम को पहुंचे तो देर रात तक उन्होंने विधायकों से, मंत्रियों से, विधान पार्षदों से और फिर भाजपा की कोर कमेटी के सदस्यों से बातचीत। साफ तौर पर कह दिया, देखिए मैं चुनाव के लिए आ गया हूं, आप चुनाव के लिए तैयार हो जाइए और यह मानकर चलिए कि अगले महीने चुनाव है। और फिर देखिए पटना के बापू सभागार में, फिर गोपालगंज में उन्होंने सभाएं की, सहकारिता की सभाएं, फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, अपने भाजपा के जनों को संबोधित किया गोपालगंज में। लेकिन यह पहली बार जब से यह चर्चा शुरू हुई है कि नीतीश कुमार कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, अमित शाह ने पहली बार अपनी आंखों से देखा, महसूस किया कि असल में नीतीश कुमार क्या है। कहा जाना, सुना जाना, कहा सुनी, यह तो पटना से लेकर दिल्ली तक या यूं कहे कि देश दुनिया में जहां कहीं भी बिहारी हैं, उनके बीच कहा सुनी चल ही रही है। पर अमित शाह ने सामने से देखा और उनकी भाव-भंगिमा देखी, उनकी गलतियां देखी, उनकी मजबूती देखी। फिर यह भी देखिए, कहा तो यह जरूर गया कि बिहार में मजबूत सरकार बनानी है, एनडीए की सरकार बनानी है, लेकिन अमित शाह ने गोपालगंज में सबसे पहले कहा भाजपा की सरकार बनानी है। फिर उन्होंने कहा एनडीए की सरकार बनानी है। कमल निशान की चर्चा की और नीतीश कुमार के सरकारी बंगले पर बैठक हुई, तमाम नेता जुटे, एनडीए के एकजुटता की बात कही गई। लेकिन अमित शाह, जिन्होंने नीतीश कुमार को देखा और नीतीश कुमार के बारे में जितनी चर्चाएं हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर यह कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन यह भी जोर दिया गया जो आप बार बार कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बिहार का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वह भी मुझे याद है जब यह विवाद उठा था अमित शाह के बयान से ही, तो जेडीयू ने कहा, क्या कहा था कि जब कभी बिहार की चर्चा हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। तो अमित शाह की यात्रा से यह स्पष्ट हो गया कि नाम सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं होना है। अब इसके पीछे राजनीतिक वजह, इसके पीछे आगे की रणनीतिक सोच, तमाम बातें हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जिस अवस्था में, जिस स्थिति में देख कर लौटे, देखिए मैं अवस्था स्थिति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। अमित शाह अपनी राय बनाएंगे, उन्होंने जो समझा है, पढ़ा है। आपने देखा, हमने देखा, पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से महिला के साथ, देखिए यह व्यवहार, हम यह नहीं कहते हैं कि वो कोई अपमानजनक व्यवहार करना चाह रहे थे या कोई अशिष्टता करना चाह रहे थे, लेकिन जो अवस्था हो गई है उसमें इस तरीके के जब वीडियोज आते हैं तो तमाम तरीके की चर्चाएं शुरू हो जाती है। तो अमित शाह जब दिल्ली लौटे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लौटे हैं, दोनों नंबर एक और नंबर दो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और आने वाला चुनाव सिर्फ बिहार विधानसभा का ही है। तो अमित शाह अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर पर सौंपेंगे। बिहार की जमीनी हकीकत क्या है, बिहार के नेतृत्व की क्षमता क्या है, बिहार में चुनौतियां क्या हैं और बिहार को लड़ना कैसे है। तो अमित शाह पहली रिपोर्ट लेकर दिल्ली आ चुके हैं। अब दिल्ली की बारी है कि दिल्ली क्या तय करेगा, क्योंकि आगे सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी है। यह तय होना है। अमित शाह ने जरूर समझा होगा कि नीतीश कुमार क्या खुद बैठेंगे, और यदि नीतीश कुमार खुद नहीं बैठेंगे तो फिर उनके बदले में कौन बैठेंगे। ये तमाम राजनीतिक स्थितियों परिस्थितियों का आकलन कर अमित शाह दिल्ली लौटे हैं। दीदी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, 2 दिन की जो यात्रा है अमित शाह की, उससे सिर्फ जी एक बात साबित हुई है। मतलब एक बात तो बहुत ही खुल करके साबित हो गई है कि उन्होंने चुनाव का बिगुल बजा दिया है। जो हम लोगों बिल्कुल। ने चर्चा की उनकी यात्रा से पहले, जिस दिन उनकी यात्रा शुरू हुई शनिवार को, कि वो चुनाव की रणभेरी बजाने पहुंचे हैं बिहार में, और उन्होंने बजा भी दिया कि अब चुनाव आ गया, चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। सिर्फ ये बात सबसे ज्यादा स्पष्ट हुई है।
दूसरी बात जो स्पष्ट हुई है वो ये हुई है कि मोदी और नीतीश दोनों के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कोई एक चेहरा नहीं बिल्कुल। होगा और हम्म। मोदी महत्वपूर्ण होंगे, मोदी का चेहरा हम्म। सबसे आगे होगा। और ये बात हम लोग काफी दिनों से कह रहे हैं कि मोदी चुनाव लड़ाएंगे, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, और उन्होंने पिछले दिनों कई लोगों को कहा भी कि वो मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बिहार में चुनाव लड़ाने में एनडीए को। तो जी। अमित शाह ने कहा जनता दल यू के लोग जो हैं वो इस बात से खुश हो सकते हैं, उनका इंतजार तो ये था कि अमित शाह कुछ स्पष्टता ले आएंगे, अपने उस बयान पर कोई सफाई देंगे, अपनी जो उन्होंने इंडिया टुडे समूह के एजेंडा आज बिल्कुल। तक कहा था कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, ऐसा हम्म। मान रहे थे जेडीयू के लोग कि कुछ ना कुछ स्पष्टता आएगी उसमें, वो उस पर कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने जी। ऐसा नहीं बोला। तो अब ले दे करके जेडीयू के लोग जिस बात की व्याख्या कर रहे हैं या जिस बात में अपने लिए सांत्वना ढूंढ रहे हैं, वो ये है कि अमित शाह ने कहा कि बिहार के लोगों को तय करना है कि वो लालू और राबड़ी के जंगल राज में वापस जाना चाहते हैं या मोदी और नीतीश के विकास के रास्ते पर आगे चलना चाहते हैं। ये बिल्कुल। कोट अमित शाह की लाइन है और हम इसलिए इसको कोट कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू के लोग कह रहे हैं इस बात को कि उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो जाहिर है कि मोदी बिहार में मुख्यमंत्री बनने नहीं आ रहे हैं और मोदी के बाद उन्होंने नाम नीतीश कुमार का लिया, तो ये अपने आप नीतीश कुमार की बात हो गई। तो ये अपने मन को सांत्वना देने, मन को संतोष देने की बात है, जो जनता दल यू के नेता अपने लिए उसमें संतोष और सांत्वना खोज रहे हैं कि अमित शाह ने ऐसा कह दिया। मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार का नाम अमित शाह ने इसलिए लिया क्योंकि उनको भी पता है कि बिहार में जो 20 साल का कामकाज है, जिसके नाम पर वोट मांगना है, वो नीतीश कुमार की प्रॉपर्टी है, वो नीतीश कुमार की संपत्ति है और उसी के नाम पर वोट मांगना है। दूसरा, जब लालू यादव और राबड़ी देवी के राज का भय दिखाना है, उनके जंगल राज की वापसी की तरफ नहीं जाना है, तो वहां भी आप नीतीश कुमार का ही चेहरा दिखाएंगे, वहां आप नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं दिखाएंगे। तो इन दोनों वजहों से उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र किया, लेकिन असली बात यह है कि चुनाव उन्होंने मोदी का नाम लेकर के ये स्थापित किया कि मोदी आएंगे, मोदी जो कहना है, बड़ी घोषणाएं करनी है वो मोदी करेंगे, जो प्रचार करना है, कैंपेन चलाना है वो मोदी चलाएंगे और उनके नाम के और उनके काम के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ड्रॉ कर सकते हैं ये कंक्लूजन। और अभी पिछले दिनों हमारी बात हो रही थी जेडीयू के ही एक अच्छे पुराने नेता से, उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर जी कि मोदी के प्रति अभी भी सद्भाव बिहार में है। भले 2015 में विधानसभा चुनाव लोगों ने नहीं जिताया, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव के समय ही मोदी ने ये सबक ले लिया कि अब अकेले नहीं लड़ना है। बिल्कुल। जैसे 2014 के चुनाव से नीतीश कुमार ने सबक लिया कि अकेले नहीं लड़ना है, चाहे आरजेडी के साथ लड़े, चाहे नीतीश के साथ, चाहे बीजेपी के साथ लड़े। तो नीतीश कुमार के साथ ये ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है कि वो आरजेडी के साथ भी लड़ सकते थे और बीजेपी के साथ भी। बीजेपी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, बीजेपी के पास एक ही ऑप्शन है कि नीतीश कुमार के साथ लड़ना है, वो लोग आरजेडी के साथ नहीं जा सकते हैं। मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि बीजेपी इतनी सक्षम नहीं है बिहार में, या नीतीश कुमार इतने सक्षम नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ ले और बिहार में सरकार बना ले? हाँ बिल्कुल, ये बात तो एकदम मतलब फॉरगॉन कंक्लूजन इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों पार्टियां सक्षम नहीं है कि अकेले लड़के और चुनाव जीत सके, सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर सके। वो तो बीजेपी को भी पता है कि अभी जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं जिनके साथ वो 15 में लड़ी थी, उनको भी साथ लेकर के नहीं बना सकते। ये स्थिति आरजेडी के लिए हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आरजेडी की स्थिति बाकी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। खैर उस पर हम लोग बाद में कभी और करेंगे। तो यहाँ क्या, जब नरेंद्र मोदी के बारे में हमने पूछा, उनके सद्भाव की जब बात हुई, तो ये हुआ कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और 2015 के नतीजों से समझ लिया है उन लोगों ने कि अकेले नहीं लड़ना है, नीतीश के साथ लड़ना। अब रणनीति इस बात को लेकर के है कि नीतीश का कैसे इस्तेमाल हो कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बड़ी पार्टी बने। और ये लाख टके का सवाल है, ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि अमित शाह अपनी आंखों से देख कर आए हैं कि नीतीश कुमार का इस्तेमाल क्या हो सकता है, कहां हो सकता है, कहां किया जाना चाहिए और कहां नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ उनकी आंखों के सामने हो गया। सम्राट चौधरी रोकने की कोशिश करते रहे, पीछे से हे राम भी आ गया, तो यह अमित शाह देख कर आए। और ये कोई मामूली बात नहीं है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग इतने दिनों से कह रहे हैं, अभी भी आज भी बहुत सारे लोग बिहार के चैनल्स और बिहार के अखबार इस बात पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग को 1 साल हो गए इस बात की चर्चा करते हुए। बिल्कुल। और अब जो अमित शाह के सामने हुआ, उससे पहले हम कल ही परसों एक वीडियो देख रहे थे ज्ञानेश्वर जी कि अब 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन का एक वीडियो बनाता है कि नीतीश कुमार ऑन मंडे,
और एक वीडियो है उनका मुंह चलाते हुए। नीतीश कुमार ऑन ट्यूसडे, तो उनका एक वीडियो है प्रणाम करते हुए और राष्ट्रगान के समय खोदते टोकते हुए। नीतीश कुमार ऑन वेडनेसडे, नीतीश कुमार ऑन थर्सडे, नीतीश कुमार ऑन फ्राइडे। 7 दिन के 7 अलग अलग घटनाक्रम के वीडियो को 1 मिनट में बनाया हुआ है किसी ने। अब ये किसके आईटी सेल ने तैयार किया है कुछ नहीं पता है, लेकिन ये वीडियो बने हुए हैं। हम लोग जो पहले आशंका जता रहे थे कि जब चुनाव होगा आरजेडी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ इनके वीडियोज कंपाइल करने हैं एक जगह और जनता के बीच में एक मैसेज बनवा देना है कि भाई अब ये देखिए कि आप इनके हाथ में सत्ता देंगे। तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि इससे बिहार की जनता बड़ी नाराज हो जाएगी नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार के प्रति उनकी सहानुभूति बनी रहेगी, उनका प्रेम स्नेह बना रहेगा, उन्होंने जो बिहार के लिए किया है उसको लोग स्वीकार करते रहेंगे। लेकिन गांव वाले लोग कह रहे हैं कि देखिए यदि कोई आदमी पूरा हो गया है तो क्या उसे धिक्कार दीजिएगा। दया का भाव भी पनप रहा है कि भाई उसके अच्छे काम हैं उसको कैसे भूल सकते हैं। लेकिन इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि आप बागडोर सौंप दीजिएगा, घर की रखवाली और घर की जिम्मेवारी सौंप दीजिएगा। ये दोनों सवाल बिहार के ग्रामीण इलाकों में तैर रहे और मैसेज बहुत तेज ट्रैवल कर रहा है। दीजिए हाँ, तो वही कहा ना हमने कि लोग ऐसा नहीं होगा कि नीतीश कुमार के कामों को भूल जाएंगे, उनके प्रति उनसे नफरत करने लगेंगे या उनको वो चीजें नहीं होंगी। उनका प्यार, उनका सम्मान नीतीश कुमार के लिए बना रहेगा। लेकिन वही बात है कि फिर ऐसे हाथ में अपने बच्चों का, अपने प्रदेश का, अपना भविष्य कैसे सौंप सकते हैं, ये सवाल तो होगा। आखिर अल्टीमेटली अपने हर घर के बुजुर्ग भी तो रिटायर होते हैं, हर घर के बुजुर्ग के हाथ से भी तो उसकी नई पीढ़ी को सत्ता का ट्रांसफर होता है। तो वो स्थिति अभी नीतीश कुमार को लेकर के वो धारणा भी बन रही होगी। और यही जो हम बार बार कहते हैं ज्ञानेश्वर जी कि जब नीतीश कुमार के हाथों सत्ता का ट्रांसफर होने की बात आएगी तो किसको ट्रांसफर होगी सत्ता? क्या यही तो सवाल है। हाँ, क्या यही तो सवाल है। क्या जेडीयू ने कोई नेता खड़ा किया है? कोई भारतीय जनता पार्टी ने नेता खड़ा किया है? किसी ने कोई नेता खड़ा नहीं किया है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि अगर सत्ता ट्रांसफर बिहार के लोगों के मन में हो जाए कि अब बुजुर्ग हो गए नीतीश कुमार, सम्मान बना रहे, सत्ता ट्रांसफर हो, तो उनकी पहली पसंद तेजस्वी यादव होंगे। हम बार बार ये बात कह रहे हैं और इस पर जेडीयू और बीजेपी सबके लोग नाराज हो रहे हैं कि ये क्या बात हो गई, तेजस्वी यादव क्यों? हमने कहा कि वो अपोजिशन में एक नेता के तौर पर इमर्ज हुए हैं, स्वाभाविक रूप से नेता के तौर पर इमर्ज हुए हैं। और तेजस्वी यादव को जब मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करके लड़ने जाएगी राजद, तो आप ये नहीं कहेंगे कि लालू राबड़ी का राज वापस आएगा। नीतीश कुमार ने उनको 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया है, फिर आपको इसका जवाब देना होगा कि नीतीश कुमार ने उनको 2 बार उप मुख्यमंत्री कैसे बनाया, क्यों बनाया। तो ये स्थिति जो है, ये बीजेपी के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई है और अब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख करके आए हैं अमित शाह। उनकी आंखों के सामने ये घटनाक्रम हुआ कि एक महिला को नीतीश कुमार ने उसके कंधे पर हाथ रख के ये दिख रहा था कि वो सामने चेहरा ले आना चाह रहे थे कैमरे की तरफ, वो ये भी दिख रहा था कि वो बराबर में खींच करके और कैमरे की तरफ। लेकिन सार्वजनिक जगह पर ये आचरण नहीं होता है। आप बिना पूछे किसी महिला को कैसे छू सकते हैं? छूना, पकड़ना, उसको खींचना, ये चीजें आप भले अभिभावक की उम्र के हैं, 75 साल की उम्र के हैं, लेकिन ये चीजें सार्वजनिक स्पेस में नहीं की जाती हैं। इनको ठीक नहीं माना जाता, इनको अच्छा आचरण नहीं माना जाता है। हमारे समाज में ऐसी चीजें हैं, जिन समाजों में प्रचलित है कि लोग गले मिलते हैं, चूमते हैं, वो अलग चीज है। हमारे यहाँ इस बात की मान्यता नहीं है। और दूसरे, नीतीश कुमार को लेकर के एक धारणा बन गई है महिलाओं के प्रति। उन्होंने जो उन्होंने विधानसभा में कहा, जो उनके रिप्रोडक्शन को लेकर के जिस तरह की उन्होंने बातें कही, उसके बाद से ही महिलाओं को लेकर के उनके विचारों को लेकर के एक धारणा बन गई है। और इसको खासतौर से अभी आरजेडी के लोगों ने और राबड़ी देवी ने इस बात को और प्रचारित किया कि वो अपमानित करते हैं, अपमानजनक बातें कह रहे थे, इशारे करते हैं विधानसभा में। तो इसकी वजह से जब एक महिला को उन्होंने पकड़ा तो ये ज्यादा इशू बन गया। अन्य और क्या जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं अजीत जी, क्या मैनेजमेंट है और क्या सरकार का तंत्र है? जब आप जानते हैं कि ये कमजोरी है, ये गलतियां हो सकती हैं, फिर भी आपके कैमरे जो हैं उधर ही मूव कर रहे होते हैं। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं। आज तक किसी ने देखा क्या कि किसी ने कोई समझ पाया क्या? तो ये स्थिति, और आप कल भाषण भी देख रहे होंगे, जो बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाषण में उनके वाक्य पूरे नहीं हो रहे, भाषण भी वैसा ही लिखा जा रहा है। तो अब वहां समझाने वाला भी कोई नहीं है, या यूं कहें कि वह समझने वाले नहीं है, वह समझने वाले नहीं है। ये स्थिति है। ये स्थिति ज्यादा है कि समझने, अब ऐसी स्थिति में आदमी जिद्दी हो जाता है। उन्होंने जिद पकड़ ली होगी और ये लोगों की हिम्मत कम होती है। कोई आदमी, इसलिए हमेशा लोग कहते हैं जो कि निंदक नियरे राखिए वाली बात इतने दिनों से किस लिए कही जाती है। ये जो
आप अपनी आलोचना करने वालों को और आपके किसी आचरण पर सवाल उठाने वाले को अपने साथ रखना चाहिए। कम से कम किसी को इतनी हिम्मत देनी चाहिए है कि वो अगर आप में कोई कमी है तो सामने बता सके, जिसको कहते हैं हर नेता का मुंह लगा आदमी होता था। हर नेता के पास ऐसे मुंह लगे लोग थे, रहते हैं, अभी भी रहते हैं, जो खुल करके कह सकें कि ये गलत, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। लालू यादव के पास बहुत सारे लोग थे मुंह लगे। अब नई पीढ़ी के नेताओं में थोड़ी चीजें इस तरह से कम हो रही हैं, लेकिन लालू यादव के साथ तो 10 मुंह लगे लोग थे जो उनको नसीहत दे देते थे कि ऐसे मत करिए, और लालू यादव समझते भी थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह हो, चाहे रघुनाथ झा हो, जगदानंद हो, बहुत सारे लोग थे, तमाम लोग थे, तमाम लोग जी, जो उनको समझा देते थे कि नहीं ऐसे मत करिए, और वो मान लेते थे। अब नीतीश कुमार ने अपने आसपास ऐसा एक भी आदमी नहीं बनाया जो खुल करके उनसे कह सके। शिवानंद तिवारी थे, थोड़े ही दिन रहे, लेकिन उस तरह का कोई दूसरा आदमी नहीं है जो उनको इस तरह इन सब चीजों पर टोके। पहले से टोकना सिवाय ललन सिंह के, लिमिटेड एडिशन मान लीजिए ललन सिंह। हाँ, ललन सिंह थे, लेकिन अब ललन सिंह भी तो केंद्र सरकार में जब से मंत्री हुए हैं पिछले 1 साल से, तो उनका दिल्ली का ज्यादा ही वो बन गया, और यही 1 साल बिगड़ने का है। वो दिल्ली ज्यादा रहने लगे, भारत सरकार के कामकाज में ज्यादा उलझ गए, चूंकि वो देश भर के मंत्री हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं था कि वो बैठ करके करेक्ट करते रहे। और आजकल शनिवार और रविवार पटना रहने लगे हैं, शनिवार और रविवार पटना रहने लगे हैं, और ये चर्चाएं बहुत तेज है, जो हौसिल मौत है कि जो सीटों की संख्या की बात होगी जो एनडीए के भीतर, उसमें अग्रणी भूमिका में ललन सिंह और संजय झा होंगे। मतलब वहां यह तय करीब करीब हो चुका है कि ललन सिंह की भूमिका को आगे बढ़ाया जाएगा, और संजय झा तो हैं ही जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। देखिए, हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं कि ये लोग पहले भी बात यही लोग कर रहे थे, लेकिन तब नीतीश कुमार का मैंडेट होता था। नीतीश कुमार के पास एक मैंडेट होता था कि ये बात करनी है और इससे रत्ती भर पीछे नहीं हटना है। अब आपने लोकसभा चुनाव में देखा ना, लोकसभा चुनाव में देखा कि यदि आनंद मोहन ने विश्वास मत परीक्षण के दिन साथ दिया, चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के बंगले से निकलवाया, और नीतीश कुमार ने यह कमिट कर दिया कि लवली आनंद को शिवहर से लड़ाया जाएगा, तो उन्होंने सीट हासिल कर ली। चाहे इसके लिए बीजेपी को जितनी परेशानी हो, वैश्य बोर्ड का मसला फंस गया, कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने लवली आनंद को टिकट दिला दिया और शिवहर की सीट भाजपा से जेडीयू के खाते में ट्रांसफर करा ली। हाँ, तो उस समय तक नीतीश कुमार एक मैंडेट, अब नीतीश कुमार डिक्टेट करने की पोजीशन में थे, और उनके मैंडेट के हिसाब से प्रतिनिधि के तौर पर ललन सिंह और संजय झा बात करके और वो डील फाइनल कराने की स्थिति में थे। अब नीतीश कुमार कोई मैंडेट दे करके डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है। अब नीतीश कुमार के नाम पर ललन सिंह और संजय झा को ही डिसीजन कराना है। तो अब उनकी परीक्षा है, उनके अपनी क्षमता और उनके अपनी योग्यता, इन सब चीजों की परख अब होनी है, क्योंकि अब उनके पीछे नीतीश कुमार की पहले वाली ताकत नहीं है, पहले वाला बल नहीं है। उनकी बात बीजेपी का नेतृत्व जान रहा है, अगर बात पर्दे के पीछे होती तो तब भी चल जाता है। अब उन दोनों को फैसला करना, और हम जानते हैं दोनों की राजनीति को बहुत दिन से, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, वो भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि जेडीयू का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है, तभी उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है। भले उन किसी को कहा जाए कि बहुत बीजेपी के करीबी है, लेकिन करीबी है तो अपने हाथ पर नहीं काट लेंगे ना, करीबी है तो जाकर के नहीं गिर जाएंगे। संजय झा की बहुत करीबी है तो हमको कम ही सीट दे दीजिए, हम ले लेंगे, नहीं तैयार होंगे। उनको भी पता है कि जेडीयू ने उनको राज्यसभा भेजा है, और वो नीतीश कुमार की ताकत जो है उससे उनकी ताकत है, जेडीयू की ताकत से उनकी ताकत, तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन वो बात पर वो जब सामने बैठेंगे, इसलिए हम पहले से ये बात कह रहे हैं कि जब ये नौबत आए सीट शेयरिंग की, जितनी जल्दी ये बात फाइनल करे उतना अच्छा है, क्योंकि बीजेपी योगी ज्ञानेश्वर जी की इसको खींच करके ले जाए नजदीक तक। बीजेपी अपनी तैयारी तो कर रही है हर सीट की, उसके पास इतने संसाधन है, इतने नेता हैं, वो कारपेट बॉम्बिंग कर देगी। बिहार में उसके 10 मुख्यमंत्री कैंपेन कर रहे होंगे, जेडीयू के पास तो कोई नहीं है कैंपेन करने वाला, उसके जेडीयू के पास तो एक लेता ले दे करके नीतीश कुमार है। तो इसलिए बीजेपी चाहेगी कि वो खींचे लंबे समय तक और उस मुकाम तक ले जाए जहां नीतीश कुमार अलग हो तो कहीं जा नहीं सके। हम ये नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति में हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, हर इवेंचुअलिटी के लिए हर पार्टी को तैयार रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 9 अक्टूबर में चुनाव होना है और सितंबर में जाकर के हो कि सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ और बीजेपी कहे कि अकेले लड़िए, दोनों में ऐसी स्थिति टूट दे, तब क्या जेडीयू कहने की स्थिति में होगी कि हम अकेले लड़ेंगे? उस समय तो फिर भी साथ नहीं लेंगे आरजेडी। और कल देखा आपने ना, गोपालगंज में क्या कह रहे थे, बीजेपी की सरकार बनवाएंगे ना, आप हाथ उठाकर बोलिए बीजेपी की सरकार। बाद में उन्होंने कहा एनडीए की सरकार बनवाएंगे। तो जब आप पहली पंक्ति में कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनवाएंगे, तो मतलब पीछे तो कुछ है ना,
पीछे कुछ है, और बीजेपी की सरकार बनवाएंगे इसका मतलब मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा ज्ञानेश्वर जी। अब हम लोग तो सबसे पहले से ये बात कह रहे हैं और बिल्कुल। आगे भी इस बात के और प्रूफ आते जाएंगे सामने। देखिए अमित शाह क्या ऐसे नेता है कि कुछ भी कह देंगे, गलती से उनके जी। मुंह से बीजेपी निकल गया वो। अब विजय सिन्हा के लिए तो हम एक बार मान भी सकते हैं कि विजय सिन्हा ने कहा होगा तो वो गलती से कह दिए होंगे, लेकिन हालांकि वो भी गलती से नहीं कहा गया, वो भी डेलिबरेट ही था। लेकिन हम उनके बारे में तो मान सकते हैं, किसी के बारे में भी मान सकते हैं, लेकिन अमित शाह जैसा नाप तौल के बोलने वाला आदमी, उन्होंने मैसेज देने के लिए कहा कि बीजेपी की सरकार बनवाई और बिल्कुल। बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए संघ प्रमुख घूम रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने जो एक धारणा भावना बनवाई जा रही है, श्री श्री रविशंकर, वो सब कोई जेडीयू की सरकार बनाने के लिए सब चीजें नहीं हो रही है। बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है, बीजेपी को अपनी सीटें 100 करनी है। ये बात हमने एक बड़े नेता के हवाले से कई दिन पहले और उन्होंने कहा बिना कि देखिए यदि आप सरकार बनवा देते हैं तो जो ये बाढ़ की समस्या है वो भूतकाल में। अब देखिए उन्होंने फिर बात कर दी कि भाई जो बंद पड़े शुगर मिल है, लेकिन आपको याद है आप ही के शहर में मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर आए थे कि जब अगली बार आएंगे तो यहीं के शुगर मिल की चाय पिएंगे, लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता, चुनाव के समय तो सब कुछ कहा ही जाता है। आज तक बंद है। ये 2014 की बात थी, 2014 में उन्होंने कही थी और 11 साल बाद वो सारी मिलें अभी भी बंद है। लेकिन अब उन्होंने बाढ़ को फोकस किया क्योंकि बाढ़ एक समस्या है, बिहार के लोग उस बात को झेल रहे हैं। माता जानकी का मंदिर बनाने की बात कही कि भव्य राम मंदिर बन गया, आप जानकी मंदिर बनाएंगे। बाढ़ खत्म करेंगे तो भाई बाढ़ अभी क्यों नहीं खत्म किया? आप 11 साल से पूरे देश में के प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी और आपकी सरकार है। बिल्कुल। तो बिहार के देश में नहीं आता है जो आपने अब बाढ़ के की समस्या को खत्म करने के लिए आप अपनी सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। और इन 10 वर्षों में 7 साल तो कम से कम आपकी सरकार रही ही, आप रहे मुख्यमंत्री, आपके लोग, तो बाढ़ की समस्या तो नहीं खत्म हुई। खैर वो चुनाव के वादे अपनी जगह हैं, लेकिन उन्होंने वो अनायास नहीं था जो कहा कि बीजेपी की सरकार बनवाइए। ये उन्होंने बहुत डेलिबरेट तरीके से कहा, एक मैसेज दिया कि बीजेपी की सरकार बनवानी है। ये कंफ्यूजन क्रिएट किए रखना हमेशा बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा होता है। तो अगर उस समय तक नहीं ले जाना है जेडीयू को इस बात पर इंसिस्ट करना है कि आज आप सीट शेयरिंग करिए, जैसे नीतीश कुमार आए जनवरी में, पिछले साल जनवरी 24 में वो आ गए बीजेपी के साथ, तो कहा गया ना, हम लोगों ने भी सुना कि उसी समय उन्होंने तय करा लिया कि हम 16 सीटें लड़ेंगे, आपको इतनी सीटें लड़नी है, ये सीटों की संख्या पहले तय करा करके तब वो आए कि 15 सीट लड़नी। तो मान लीजिए कि उनकी सीटों की संख्या आज आपको तय करा लेनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार और अशक्त होंगे और उनके बारे में धारणा बनेगी, उसके बाद आप बहुत बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और उस समय अगर बीजेपी ने आपको किसी चीज के लिए मजबूर किया तो आप इस स्थिति में भी नहीं रहेंगे कि आरजेडी के साथ जाएं। और जब अकेले लड़ेंगे तो उसका फायदा बीजेपी को भी हो सकता है, जैसा लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था 14। बिल्कुल। अकेले लड़े तो उसका फायदा बीजेपी को भी हो सकता है, आरजेडी को भी हो सकता है। फिर लड़ाई बीजेपी आरजेडी की हो जाएगी, आमने सामने की लड़ाई होगी, तो आरजेडी खत्म हो जाएगी। ये जोखिम आप नहीं ले सकते हैं, आप ये रिस्क नहीं ले सकते हैं पार्टी खत्म हो जाए और आप जाके आप सब सर्विएंट हो जाए आरजेडी के छोटे पार्टनर की तरह चुनाव लड़े, ये भी नहीं ले सकते हैं आप। तो ये स्थिति आए उसके पहले सीट बंटवारा करना चाहिए। अब ये लगातार नेताओं के दौरे होंगे, प्रधानमंत्री भी अप्रैल में आने वाले हैं और एक दिन की एक घंटे की रिपोर्ट भारत सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है बिहार की। तो नीतीश कुमार की स्थिति जितनी डिटोरिएट होती जाएगी, सोशल मीडिया के कैंपेन के जरिए उनको जितना कमजोर और खराब लाइट में, पुअर लाइट में दिखाया जाएगा, उतनी जेडीयू की बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी घटती जाएगी, उतनी जेडीयू के प्रति लोगों का रुझान कम होता जाएगा और उस अनुपात में बीजेपी के लिए लोगों का रुझान समर्थन बढ़ सकता है। क्योंकि जेडीयू का जो समर्थक है जेडीयू का, वो मोटे तौर पर बीजेपी का भी समर्थक है। उसमें एक बड़ा वर्ग है जो के साथ जाता है, जिसमें अति पिछड़े भी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें सवर्ण भी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है जाने में। तो वो जेडीयू को छोड़ करके अगर वो पहली पार्टी, प्राइम पार्टी बीजेपी को मानने लगे अगले 3-4 महीने में, तो जेडीयू के लिए बहुत खतरे की घंटी है। और देखिए मैं बार-बार लोगों से मिल रहा हूँ, दिल्ली में भी मिल रहा हूँ, जेडीयू वालों से भी मिलता हूँ, वो कहते हैं, देखिए ऐसे तो कहेंगे कि भाई कम से कम हम बराबर के भाई रहेंगे, लेकिन फिर वह मतलब पूछते हैं सच में कितनी सीटें मिलेगी? यह खौफ और यह भय समा गया है और इसका क्लैरिफिकेशन देने की स्थिति में कोई नहीं है। कि हाँ भाई ये बातें तय हो गई। जैसे भाई हम लोग लोकसभा चुनाव के समय कह रहे थे ना कि 15 सीटें 16 सीटें उससे कम पर समझौता नहीं होगा, तो आज कोई भी नेता यह कहने की स्थिति में नहीं है। बस अब ऐसे कहेंगे कि हाँ ठीक है हम बराबर, लेकिन कोई खुलकर तो कहे कि नहीं हम बड़े भाई रहेंगे, हम बराबर रहेंगे। और यदि
यदि यह बात कह दें तो फिर सवाल उठेगा कि भाई जब बराबरी से होगा तो चिराग पासवान की सीटें क्या होगी, उपेंद्र कुशवाहा की सीटें क्या होगी, जीतन राम मांझी की सीटें क्या होगी, क्योंकि सभी के ख्वाब बड़े 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 हैं। देखिए, जेडीयू के लोगों से जो बात आप करिए है, जैसे हमारी बात हुई जी। तो हमने ये लॉजिक दिया, क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने एक लॉजिक हमको समझाया कि भाई मान लीजिए 43 सीट जीते नीतीश कुमार, तो अब 43 सीट पर ही तो बैठ के बात करेंगे, उससे आगे कितनी सीटों पर बात करेंगे। और उन्हीं की सीटों में से उन्हीं की सीटों पर चिराग पासवान भी लड़े थे और उन्हीं की सीटों में उनके भी परफॉर्मेंस अच्छे हैं। मतलब चिराग पासवान को जो सीटें चाहिए हैं वो उन्हीं में से चाहिए हैं जो नीतीश कुमार की सीटें हैं। जी। तो ये बात तो सुनने में बहुत लॉजिकल लग रही है कि अगर किसी सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो वो तो बीजेपी के खिलाफ किया नहीं है, वो तो जेडीयू के खिलाफ किया है और वो जेडीयू के कोटे की सीट है। तो हम लोग एडजस्ट करेंगे, नीतीश कुमार को एडजस्ट करना होगा क्योंकि वो 43 जीते थे और उन्हीं की सीटों पर चिराग पासवान लड़े थे, तो वहां उनको एडजस्ट करना होगा। ये बात बीजेपी के नेता ने कही और हमारी चर्चा जब जेडीयू के किसी नेता से हुई तो हमने कहा कि भाई ये स्थिति है, आप इसका क्या काउंटर आर्गूमेंट है आपके पास, हमने समझने के लिए। हमारे पास भी काउंटर आर्गूमेंट थे जो उन्होंने जिसकी पुष्टि की उन्होंने कहा कि देखिए 2014 के चुनाव में हमको लोकसभा की 2 सीटें मिली, सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन जब 2019 के लिए हम लोग वार्ता की टेबल पर बैठे तो 16-16 सीटें ली ना, हम लोग बराबर सीटें ली। उस समय तो बीजेपी ने यही नहीं कहा कि आपके साथ 2 सीटों की बार्गेनिंग होगी, 2 सीटों पर ही आप चर्चा करिए क्योंकि आपको 2 ही सीटें हैं। 16-16 नहीं, 17-17 ना, 17-17 और 6 17-17 और 6 मिली। तो ये 19 के चुनाव में तो उनका कहना था कि भाई जब हमारे पास 2 ही लोकसभा सीटें थी, फिर 2019 में कैसे बीजेपी ने हमको 17 सीटें दे दी। उसी तरह से अगर हमको अभी 45 हमारी विधानसभा की सीटें हैं तो तब भी हम 100 सीटें लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, 100 सीटें हम लोग जरूर लेंगे। ये लॉजिक था। वो इस बात ये सुनने को राजी नहीं थे कि भाई 2019 के नीतीश कुमार और 2025 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क आ गया। और वो एक एबरेशन था 2014 का चुनाव जिसको बीजेपी ने एक्सेप्ट किया कि वो एबरेशन था। और उसके तुरंत बाद 2015 में नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन 2019 के बाद आपने ताकत नहीं दिखाई, आपकी ताकत कम हुई। चिराग पासवान के कारण ही हुई, लेकिन आपकी ताकत कम हुई। और ऊपर से आपकी सेहत, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के अब कोई धारणा नहीं है, वो हकीकत है। पहले ये कहा जा रहा था, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन वो मैटर ऑफ फैक्ट है कि उनकी सेहत खराब हो गई है, मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, वो नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। इस सच्चाई में, इस रोशनी में आप जब तालमेल करने बैठेंगे तब क्या होगा। तो फिर ये जवाब था कि 45 का 90 तो जरूर होगा, मतलब 45 का 90 जरूर होगा, बिल्कुल जरूर लेंगे। लेकिन अगर बीजेपी इस बात पर अड़ती है ज्ञानेश्वर जी की 25 सीटें चिराग पासवान को जो देनी है वो उन्हीं में से देनी है जो नीतीश कुमार की सीट है, फिर क्या करेगी जनता दल, फिर क्या करेगी जनता दल? सही बात, बिल्कुल होगा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी बड़े भाई की तरह तैयारी में है। बीजेपी अभी ड्राइविंग सीट पर है, एनडीए की ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है और जेडीयू के पास कोई तुरुप का पत्ता, कोई ऐसा तीर तुक्का नहीं दिख रहा है जिससे आप बीजेपी को मजबूर कर सकें। लोकसभा चुनाव में तीर तुक्का था, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता दांव पर थी और इंडिया ब्लॉक की मजबूती से बीजेपी को अंदाजा था कि अगर नीतीश कुमार छूट गए तो फिर नुकसान हो जाएगा। इस बार उसके पास कोई वो जोखिम लेने की स्थिति में है, वो इस स्थिति में है कि वो छोड़ दे, बिहार में सरकार नहीं बनेगी तो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 राज्यों में सरकार है एनडीए की, तो हमें बार्गेनिंग कैपेसिटी बीजेपी की मजबूत है, वो ड्राइविंग सीट पर है। जेडीयू को अपना तीर तुक्का, अपना कील काटा दुरुस्त करना है ताकि वो बेहतर बार्गेन कर सके, और वो तब होगा जब आप अभी समय रहते करें। अभी सरकारी नौकरी को लेकर के जो माहौल है, जो हम आप बैठे थे इंडिया ब्लॉक के एक नेता के यहाँ, उन्होंने कहा कि भाई सरकारी नौकरी की बात करके तो कांग्रेस पार्टी खुद ही गिर गई। सरकारी नौकरी बिल्कुल इस देश में किसी सरकार ने उतनी सरकारी नौकरी नहीं दी है जितनी नीतीश कुमार की सरकार ने दी। तो जब तक इसकी पुण्यता, जब तक इसका ताप नीतीश कुमार के ऊपर है, नीतीश कुमार के पक्ष में है, तब तक जेडीयू अगर बार्गेन कर लेती है, सीट शेयरिंग करा लेती है तो उसको फायदा है। नहीं तो लगातार डिपोजिट हो रही है ज्ञानेश्वर जी। अब इस बीमारी में ऐसा नहीं होता है कि आप ठीक हो जाएंगे। जो बीमारी, और देखिए एक बात और है जी, देखिए अमित शाह की यात्रा की चर्चा में प्रशांत किशोर भी आए हैं, खबर ये है। और माना यह जा रहा है कि जो पहले यह माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब यह महसूस किया जा रहा है कि नहीं, प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचा रहे हैं और सबसे अधिक नुकसान जेडीयू को पहुंचा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी को पहुंचा रहे हैं। मतलब अब यह बात मान ली गई कि प्रशांत किशोर बी टीम नहीं है बीजेपी के, वे सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनसे भी निपटने की रणनीति पर विचार करना होगा। निश्चित रूप से बीजेपी की स्ट्रेटजी में प्रशांत किशोर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है।
अभी तक तो जी ये भी सोचा जा रहा है कि वो अगर मुस्लिम कैंडिडेट उस अनुपात में खड़ा करेंगे जिस अनुपात में वो कह रहे हैं 40 सीटें देने की, तो आरजेडी को हम्म, नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी हम्म, को अंदाजा है कि इस बार कोई मुस्लिम वोट नहीं टूटने जा रहा है। जिस तरह से हम्म, वक्फ बोर्ड की राजनीति हो रही है, औरंगजेब की कब्र पर जैसी राजनीति हो रही है, उनको पता है बीजेपी को कि इस बार मुस्लिम वोट नहीं टूटेगा। मुस्लिम वोट में ये मैसेज है कि इस बार एनडीए जीती तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी, इसलिए वो जोखिम नहीं बिल्कुल। ले। तो हम्म, प्रशांत किशोर अगर मुस्लिम उम्मीदवार देते भी हैं तो वो उतना नुकसान, उस तरह का डेंट करने की स्थिति में नहीं है जितना नीतीश कुमार का चेहरा रहने पर कर सकते थे। वो अब जी नहीं कर सकते, ना वो ऐसी कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं। उनका नुकसान जेडीयू बीजेपी को ज्यादा हो सकता है। और अभी हम्म, हम लोग एक संकेत के तौर पर ये अब इसको एनालिसिस करने की जरूरत है, लेकिन एनएसयूआई का कैंडिडेट पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर दूसरे नंबर पर आया। मनोरंजन कुमार बिल्कुल राजा को प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया। जी प्रशांत किशोर के समर्थन से वो दूसरे स्थान पर रहे और आरजेडी किस स्थान पर रही पता ही नहीं। तो हाँ, देरी तो कहीं है ही नहीं। और देखिए, हाँ मतलब वहाँ यदि आप पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव की बात कर रहे हैं, सेंट्रल पैनल में एनएसयूआई के 2 उम्मीदवार चुनाव जीत भी गए। वहां भी कांग्रेस की खटपट। यदि देखिए पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में पप्पू यादव का हमेशा बड़ा दखल रहा है। जब वो जनाधिकार पार्टी चला रहे थे तो उनके अध्यक्ष चुनाव जीत जाते थे। यदि इस बार बेहतर तालमेल होता तो फिर से संभव था कि एनएसयूआई का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता। हाँ बिल्कुल जीत जाता, लेकिन जो दो जीते हैं, जो जो उनका जी संयुक्त सचिव का उम्मीदवार और कोषाध्यक्ष का उम्मीदवार, दोनों दो जीते हैं। एक सौम्या श्रीवास्तव जीती और दूसरे संभवतः रौनक कुमारिया, कुछ इस तरह का नाम, वो जी जीते। तो दो लोग उनके जीते हैं एनएसयूआई के, और अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई दूसरे स्थान पर है। तो ये इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं पप्पू यादव को जाता है, प्रशांत किशोर को भी जाता है। बिल्कुल प्रशांत बिल्कुल किशोर ने एनएसयूआई को अध्यक्ष पद के लिए समर्थन दिया, इसका ये मैसेज गया कि एनएसयूआई के पक्ष में है प्रशांत किशोर। तो जी भाई साहब, ऐसा नहीं होता है ना कि आपने 4 पैनल में 5 पद है, आपने एक पद पर किसी को समर्थन दिया तो 4 पर दूसरा हो जाएगा। वो इसका फायदा मिला एनएसयूआई को। और वहां और छात्र राजद और छात्र जनता दल यूनाइटेड तो हवा में गायब ही हो गया। छात्र जनता दल यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ रहा। वो नहीं लड़े, और छात्र राजद का आदमी हमको लगता नहीं है कि तीसरे चौथे स्थान पर भी कहीं रहा। तो ये बिल्कुल जब ये स्थिति हो गई और प्रशांत किशोर एक फैक्टर रहे एनएसयूआई की जीत में, तो ये सोचना होगा जेडीयू बीजेपी को कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में इंडिया ब्लॉक की जीत में वो एक फैक्टर हो जाए। उनकी बिल्कुल इंडिया ब्लॉक के लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसे वो हमारा नुकसान न करे, वैसे बीजेपी जेडीयू को सोचना होगा कि वो हमारा नुकसान न करे। और उनके साथ एक फैक्टर जो हम फिर दोहरा रहे हैं, 20-22% वो तटस्थ वोट है, जो न इंडिया ब्लॉक को वोट करता है न एनडीए को वोट करता है। वो उसका एक बड़ा हिस्सा उनके साथ जाएगा। और अगर कुछ वोट इन दोनों में से वो ले लेंगे तो एक बड़ी ताकत के तौर पर बिहार चुनाव में उभरेंगे प्रशांत किशोर। उनके फेनोमेनन को अलग से अध्ययन करने की जरूरत है, देखने, नजर रखने की जरूरत है। चलिए, तो उसे भी अध्ययन करेंगे। और बहरहाल तो यह देखना है कि अमित शाह जब दिल्ली लौटे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट क्या देते हैं और बिहार के लिए आगे की रणनीति में नीतीश कुमार की भूमिका क्या तय होती है। नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे यह बात कही जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार कहां हाजिर होंगे, कहां गैर हाजिर रहेंगे, यह बात भी तय होगी। तो आगे भी बिहार की चर्चा हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।